बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस लेक्चर में हम राउट्स लॉ को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले हम सिलेबस का एक रिव्यू लेते हैं कि अब तक हम पहले लेक्चर में सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के मुतल्लिक़ इंट्रोडक्टरी चीज़ें हमने डिस्कस की। दूसरे लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने परसेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम राउट्स लॉ को डिस्कस करेंगे और हमारे पास दो केसेस होंगी। पहले केस में हम राउट्स लॉ को एक ऐसे सिस्टम के लिए डिस्कस कर लेंगे जिसमें आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। दूसरे केस में हम राउट्स लॉ को एक ऐसे सिस्टम के लिए डिस्कस करेंगे जिसमें आपके दोनों कंपोनेंट्स यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक लेक्चर में इन दोनों केसेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले हम ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो आपने पहले जो है लोअर ग्रेड्स में जिनके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो ज़रा तवज्जो से सुनिए ताकि आगे टॉपिक को समझने में हमारे लिए आसानी रहे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड, यानी एक लिक्विड के वेपर्स अपने ही मदर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। बाज़ लिक्विड्स का जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और बाज़ का कम होता है। मसलन वाटर का वेपर प्रेशर कम है, जबकि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। दूसरा हमारा जो टर्मिनोलॉजी हम जो डिस्कस कर लेंगे है वो है वोलेटाइल सॉल्वेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ए सॉल्वेंट विच चेंजेस इनटू वेपर्स ई.जी. वाटर, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वेपर्स में चेंज होने की सलाहियत हो, ऐसे सॉल्वेंट को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट कहते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐसा सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल हो, उसमें वेपर्स में चेंज होने की सलाहियत ना हो। मसलन NaCl या CaCl2 को हम जब पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट यानी वाटर है उसमें वेपर बनने की सलाहियत होती है, उसे वोलेटाइल कहते हैं। जबकि उसी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद NaCl या CaCl2 में जो है वेपर्स में चेंज होने की सलाहियत नहीं होती। इसलिए ऐसे तमाम साल्ट्स वगैरह को जिनमें वेपर्स में जो है चेंज होने की सलाहियत नहीं होती, ऐसे सॉल्यूट्स को हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स कहते हैं। इसके बाद हमने डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन यूनिट में डिस्कस किया मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन कहते हैं कि टोटल मोल्स में से सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं। मसलन अगर हम सॉल्यूट के मोल्स के बारे में बात करना चाहे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स में हमारे पास अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो टोटल मोल्स में होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन के बारे में अगर आप लोगों ने आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे पहले लेक्चर
को देख सकते हैं, वहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन को डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ पे इसको डिस्कस सिर्फ इसलिए हमने करना है क्योंकि आगे राउट्स लॉ में हमें जब मोल फ्रैक्शन का जिक्र आएगा तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मोल फ्रैक्शन का आइडिया आपको पहले से आना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ मज़ीद बात करते हैं। मसलन अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहे तो ये कैसे मालूम कर लेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह अगर सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहें तो इसको इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगेन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और हम ये भी जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम जब ऐड कर लेंगे तो उसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लॉ में हम जो है सॉल्यूट के लिए सॉल्वेंट के लिए हम x1 यूज कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए x1 सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए कैलकुलेशन में x2 हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। x1 डिनोट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को और x2 डिनोट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। ये कैलकुलेशन में हमें काम देंगे, ये अपने जहन में आप लोगों ने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस है। पहले हमारे पास एक सॉल्वेंट था जो कि प्योर था, उसमें जो है कोई सॉल्यूट का मॉलिक्यूल या सॉल्यूट पार्टिकल शामिल नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट है। और इसमें जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम P0 से डिनोट करते हैं, यानी इसी सॉल्वेंट के वेपर्स जब इसी सॉल्वेंट के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो P0 कहलाएगा। जबकि दूसरे केस में हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसी सॉल्वेंट के अंदर। अब ये एक सॉल्यूशन बन चुका है। यहाँ पे भी सॉल्वेंट के वेपर्स निकलेंगे क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास वोलेटाइल है और अपने ही सरफेस के ऊपर, यानी अपने ही लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर लेंगे उसे हम कहेंगे जो है P, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे इनकी कंपैरिजन कर ले तो यहाँ पे प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट को सरफेस से एस्केप करने के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, ज़्यादा वेपर्स निकलेंगे और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर लेंगे। दूसरे केस में हमारे पास जो ये वाला जो केस है उसमें चूंकि यहाँ पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी सरफेस पे मौजूद है, इसलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए जो एरिया होगी वो कम अवेलेबल होगी। नतीजतन यहाँ से कम वेपर्स निकलेंगे और जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो असल में सॉल्वेंट का ही होगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट हमारे पास वोलेटाइल है। वेपर प्रेशर उसका कम होगा क्योंकि अब कम मॉलिक्यूल यहाँ से एस्केप करके जाते हैं तो फिर रिजल्टेंट प्रेशर भी इसी पे कम होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है जबकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है। वजह यह है कि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एस्केप करने के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है, जबकि सॉल्यूशन के फॉर्म में कुछ सरफेस एरिया को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल ने कवर किया हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे उसके वेपर्स के बाहर एस्केप करने का चांस कम होता है और नतीजतन वेपर्स कम बनते हैं। जब वेपर्स कम बनेंगे तो
इस पे प्रेशर कम होगा। ये जो ऊपर से नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया गया है, ये असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बल्कि इसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अगर हम इन कंटेनर्स को क्लोज्ड करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन पे असर नहीं होगा, बल्कि इन्हीं के वेपर्स का जो प्रेशर पड़ेगा इसी सरफेस पे पड़ेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम राउट्स लॉ पे जाते हैं और इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यानी हमने कुछ चीज़ें वेपर प्रेशर को डिस्कस किया, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है। ये हमारे असल में प्री रिक्विजिट है इस लॉ को समझने के लिए। अगर आप लोगों ने इन कंपोनेंट्स या इन टर्मिनोलॉजीज को सही तरीके से नहीं समझा तो एक दफ़ा फिर इनको देख ले, ताकि इस लॉ को समझने में हमारे लिए आसानी रहे। मैंने पहले लॉ आपको नहीं पढ़ाया, मैं लॉ को अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले ये जो टर्मिनोलॉजीज आपको समझाया ताकि आपको लॉ समझने में आसानी हो। लॉ बहुत सिंपल है। अब जो है राउट्स लॉ देखते हैं। राउट्स लॉ का पहला केस हम देखेंगे जब हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसमें वेपर्स बनने की सलाहियत ना हो, जबकि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसमें वेपर्स बनने की सलाहियत हो। मसलन आप एग्जांपल ले सकते हो, शुगर, ऑर्डिनरी शुगर को आपने लिया है पानी के अंदर तो सॉल्यूशन बनाया है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है उसमें वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत है, जबकि शुगर में जो है वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत नहीं है। तो पहला केस हमारा वो केस है जब हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट मैं इसको एक रीड आउट करता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब दोबारा से मैं आपको यह इस केस में लेके जाता हूँ। ये आपके पास वो सिस्टम है, वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, एस्केप नहीं कर सकता, सॉल्वेंट वोलेटाइल है। अब आप जानते हैं कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा होगी, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो मोल फ्रैक्शन है वो जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल जितने कम होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही एस्केप करने का चांस होगा, और एस्केप जब ज़्यादा करेंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे बाहर। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट पे ज़्यादा होगा। तो इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट above a solution is directly proportional to mole fraction of solvent in the solution। यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये P है जो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूट के अंदर। याद रखना है कि सिंपल P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है जब वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हो, जबकि P नॉट को हमने डिस्कस किया था कि वो जब सॉल्यूट मौजूद नहीं था तो ओरिजिनल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उसको हम P नॉट से डिपेंड कर जो है शो कर लेंगे। तो हमने सिंपली ये देखना है कि वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। मैं पहले भी बता चुका हूँ x1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, x1 प्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को और x2 प्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट इसको हम हल करके जाते हैं। इसको इक्वेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो P इज इक्वल टू P नॉट x1। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब ख़त्म होती है आप जानते हैं कांस्टेंट लगता है, तो
सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा पी नॉट इंटू x1। पी नॉट एक जो है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और x1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब पी नॉट, अगेन लिसन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पी नॉट जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन नो सॉल्यूट वाज प्रेजेंट। जब सॉल्यूट नहीं था तो ओरिजिनल जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट कहलाएगा, और x1 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहलाता है। अगेन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, पी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म जब सॉल्यूट नहीं था, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम x1 से डिनोट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू यूनिटी के इक्वल होगा। या इक्वेशन को हम रद्द बदल करें, हमने x1 की वैल्यू पुट करना है तो इस इक्वेशन में x1 को अलग कर लेंगे, x1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x2। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा 1 माइनस x2 के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेंगे तो x1 को मैंने इधर ही रखा है, x2 को उस साइड में लेके गया तो 1 माइनस x2 हुआ। अब ये जो हमारे पास ला है उसमें पुट करेंगे x1 की वैल्यू। ला हमारे पास ये है P इज इक्वल टू P नॉट x1। अब x1 की ये वैल्यू, ये जो x1 की वैल्यू है 1 माइनस x2 को उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इस इक्वेशन में 1 माइनस x2 पुट करेंगे इसकी जगह। ये पुट करके देखते हैं P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x2, और हमने कुछ नहीं किया, जस्ट x1 की वैल्यू पुट की मोल फ्रैक्शन के फार्मूले से। आगे ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास P इज इक्वल टू P नॉट x2 ये आया इक्वेशन। इसको हम सोल्व करके जाते हैं, इस P नॉट को उधर लेके जाएंगे, P माइनस P नॉट होगा, और यहाँ पे माइनस P नॉट x2 हमारे पास दूसरे साइड में रह जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर हम माइनस को कॉमन लेने के लिए इस P नॉट को पहले लिखेंगे, प्लस को बाद में लिखेंगे, तो दोनों साइड में जो है माइनस होगा वो कट जाएगा, और हमारे पास -1 से दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे P नॉट प्लस में आएगा, यहाँ पे P नॉट x प्लस में आएगा, और ये जो प्लस P था वो -1 से मल्टीप्लाई होके -P बन जाएगा। ये आप लोगों ने ये स्टेप याद रखना है। सिंपल मैथमेटिक्स में हमने जो है इन सिंबल्स को चेंज करने के लिए -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास P नॉट माइनस P नॉट इज इक्वल टू P नॉट x2 हमारे पास आया। अब हम इस इक्वेशन को मजीद हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्वेंट का ओरिजिनल प्रेशर था और ये सॉल्यूशन के अंदर उसका वेपर प्रेशर है। P नॉट माइनस P को हम डेल P यानी वेपर प्रेशर में जितना चेंज आया डेल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी पहले P नॉट था, फिर P बन गया, तो कितनी चेंज आई इसको डेल P से हम प्रेजेंट कर लेंगे, और इस साइड में जो है इक्वेशन वही है P नॉट x2। अब इस इक्वेशन में जो है देखें, डेल P को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। लोअरिंग यानी P नॉट पहले का माइनस P बाद का, तो कितनी चेंज आ गई उसको डेल P, यानी पहले वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा था बाद में कम हुआ, तो इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। और ये इक्वेशन हमें बताता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, यानी सिस्टम के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर में इतनी ही ज़्यादा चेंज आएगी। डेल P
भी ऊपर न्यूमरेटर में है और x2 भी न्यूमरेटर में है, तो हम कह सकते हैं कि del p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है द लोअरिंग, del p को हमने लोअरिंग कहा, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू x2। x2 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, x1 हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कहा था और x2 हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने सॉल्यूट को कहा है। अब इस इक्वेशन को मजीद हम हल करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 2 में ज़रा सी मॉडिफिकेशन करते हैं। इस p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो p नॉट और del p इज इक्वल टू x2। ये एक बिल्कुल नया डेफिनेशन बन गया। अब देखें, इसको हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा था del p को। अब del p और p नॉट को हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कहा और फिर ये x2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे राउट्स लॉ की एक और डेफिनेशन बन जाएगी कि p नॉट और del p और p नॉट को हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा और फिर ये हमें बताता है, राउट्स लॉ की एक और डेफिनेशन बन गई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी del p और p नॉट इज इक्वल टू x2। यहाँ पे देखें, इसको हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा है। इस पूरे फैक्टर को del p और p नॉट को हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा और इस इक्वेशन में ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये एक जो है दूसरी डेफिनेशन बन गई राउट्स लॉ की। ये del p लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और x2 एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। p नॉट को हम लेफ्ट साइड में लेके गए तो ये उससे डिवाइड हुआ और इस पूरी टर्मिनोलॉजी को हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा और ये अब हमारे पास इक्वल हुआ x2 के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये एक नई डेफिनेशन बन गई राउट्स लॉ की। अब हम देखते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि del p था और अब हमने जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है del p और p नॉट की, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपल अगर हम del p की बात करें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और जो चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता। जब हम del p और p नॉट यानी पूरे इस फैक्टर की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। एक तो इसका ये फायदा है और दूसरा डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे del p और p नॉट इक्वल टू x2 का ये सिंपली किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। देखिए इस इक्वेशन में अगेन मैं आपको समझाता हूँ, ये del p और नॉट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ x2 पे डिपेंड करता है। इट्स कांस्टेंट फॉर इक्विमोलर सॉल्यूट इन द सेम सॉल्वेंट। अगर एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट दो मुख्तलिफ हो लेकिन उनके मोल्स इक्वल हो तो उनका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर होगा उनकी नेचर से हटके, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि सॉल्यूट हमारे पास दो अलग अलग हों और उनका जो मोल्स इक्वल हो तो उनका लोअरिंग प्रेशर भी हमेशा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास था राउट्स लॉ जब हमारे पास एक कंपोनेंट यानी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। इसका एक हम फिर से जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन से ही हम जाएंगे। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम फिर एक इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे पी नॉट आएगा। पी नॉट इस केस में सॉल्वेंट का ओरिजिनल प्रेशर है जब उसके अंदर सॉल्यूट मौजूद नहीं था। तो ये हमने पहले ही डिटेल से डिस्कस किया था। अब इस इक्वेशन में हमने x1 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस x2 और ये मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके हमारे पास फैक्टर ये आएगा। पी नॉट को उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस होगा,
फिर माइनस को कॉमन लेने के लिए पी नॉट को पहले लिखेंगे और -1 से दोनों साइड्स में जो है दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा पी नॉट माइनस पी, हमारे पास डेल पी आएगा। डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कहते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, पी नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो डेल पी के साथ डिवाइड होगा और x2 आएगा। एक नई डेफिनेशन बन जाएगी राउट्स लॉ की। डेल पी और पी नॉट को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आएगा। अब सिर्फ डेल पी के मुकाबले में डेल पी और पी नॉट यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की अहमियत ये है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, कंसंट्रेशन सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है जो है इक्वेशन के मुताबिक। और तीसरा, अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ सॉल्यूट हो सॉल्वेंट के अंदर और उनकी मोल्स की तादाद इक्वल हो, डेल पी और पी नॉट हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट भी है वो भी वेपर्स बनने की सलाहियत है और जो सॉल्वेंट है वो भी वेपर्स बनने की सलाहियत रखता है और सॉल्यूट भी वेपर प्रेशर वेपर्स में जो है कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। तो इसमें देखें कि राउट्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन हैविंग बोथ कंपोनेंट्स वोलेटाइल, यानी एक सिस्टम है, एक सॉल्यूशन है, हमारे पास कंपोनेंट ए है और उसका कंपोनेंट बी है और इन दोनों में वेपर्स बनने की सलाहियत है। तो ए का जो ओरिजिनल प्रेशर है वो पी नॉट ए है और बी का जो वेपर ओरिजिनल फॉर्म में है वो पी नॉट बी है इन द प्योर स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे पी नॉट ए और पी नॉट बी इनके वेपर प्रेशर है। अब इनको मिक्स करने के बाद इन दोनों के जो है अब जो सोल्यूशन बनेगा उसके जो है वेपर प्रेशर में चेंज आएगा और हमारे पास पी नॉट जो है पी ए बन जाएगा और पी नॉट बी जो है सिंपल पी बी बन जाएगा। तो अब इनके मोल फ्रैक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। सॉल्वेंट के अंदर जो ए कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा और जो बी कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी होगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन समझने में कोई इश्यू है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सिस्टम पे हम राउट्स लॉ अप्लाई करते हैं। एक सिस्टम ए का है और एक सिस्टम बी का है। हम जो है पढ़ चुके हैं कि जो पी ए कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन के अंदर पी ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट और एक्स ए का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा। इसी तरह पी बी जो होगा वो पी नॉट बी और एक्स बी के जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा। अब ये इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। पी ए सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर है और पी बी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट बी का प्रेशर है। अब हम टोटल प्रेशर निकालने के लिए पी ए और पी बी को ऐड कर लेंगे। पी टी यानी टोटल प्रेशर हमारे पास पी ए और पी बी के सम के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि पी ए की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं और पी बी की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास सम बन जाएगा दोनों पार्शियल प्रेशर्स का, जो कि अब एक ऐसे सिस्टम के अंदर मौजूद है जिसमें कंपोनेंट ए भी है और कंपोनेंट बी भी है और इनका जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो पी ए और पी बी के इंडिविजुअल का सम होगा, उनके सम के जो इक्वल होगा। अब हम आगे जाते हैं इस इक्वेशन में से ज़रा सी हम पी टी वाले इक्वेशन में कुछ चेंजेस हम करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि इक्वेशन किस तरह आगे जाके जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब हम देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। फिर जो कंपोनेंट बी का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो 1 - एक्स ए होगा।
तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हम पी टी वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी यहाँ पे पी टी की जगह हम क्या कर लेंगे, एक्स बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स ए को ऐसा ही रहने देंगे और इसमें एक्स बी की वैल्यू मालूम करेंगे, तो वो 1 माइनस एक्स ए होगा, 1 माइनस एक्स ए। इसको टोटल प्रेशर वाले इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये फैक्टर तो इसी तरह रहेगा। अब पी नॉट बी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो पी नॉट बी ही आएगा, और पी नॉट बी मल्टीप्लाई होगा एक्स ए के साथ, तो पी नॉट बी एक्स ए हमारे पास आएगा। यानी हमने जस्ट इस इक्वेशन के अंदर एक्स बी की वैल्यू पुट की और इसको पी नॉट बी से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन की शक्ल बनी। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के साथ हम मजीद क्या कर सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है इक्वेशन की वो फॉर्म। अब हम जो है इक्वेशन में थोड़ी सी रीअरेंज कर लेंगे, यानी इसको एक स्टेप यहाँ पे लेके जाते हैं, क्योंकि एक्स ए इसमें भी कॉमन है, इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन है, तो जस्ट हम इनका जो है ऑर्डर चेंज करते हैं, इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। तो इनको की जो है जगह चेंज करने से हमारे पास इक्वेशन की ये सूरत हाल बनती है। देखिए पी नॉट भी अलग हुआ और इनको हमने साथ इसलिए लिखा क्योंकि इनके अंदर एक फैक्टर कॉमन है, यानी एक्स ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम क्या कर लेंगे, इसी जो इक्वेशन के अंदर से कॉमन निकालेंगे एक्स ए को बाहर, बाहर अंदर पी नॉट ए और पी नॉट बी हमारे पास जो है अंदर जो है ये जो है पार्ट्स अंदर बच गए, फिर पी नॉट बी इसी तरह। अब याद रखें कि हमारा जो कंपोनेंट बी था, याद रखें हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। और पहले वाले केस के बरअक्स यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट ए है वो भी वोलेटाइल है और कंपोनेंट बी है वो भी वोलेटाइल है। लेकिन याद रखें कि द कंपोनेंट ए इज लो बॉइलिंग पॉइंट, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कंपेयर टू कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये हम देखते हैं, और इन सारी चीज हम एक जो है ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन टोटल प्रेशर की बनी है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी, ये इसकी जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही बनी है यहाँ पे। अब हम प्लॉट करते हैं इसको, और ज्यादातर बातें हमें अब जो है ग्राफ से समझ आएंगी। उसमें हम y एक्सिस पे वेपर प्रेशर्स को जो है ड्रा करते हैं और x एक्सिस पे जो है रिलेटिव जो है कंसंट्रेशन उसको हम जो है प्लॉट करते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स वो ग्राफ। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमने जो है कंपोजिशन को परसेंट वाइज जो है प्लॉट किया है, और वाई एक्सिस पे हमने जो है वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है। अब देखें इसमें रिलेटिव अमाउंट है, शुरू में हमने शुरू लिया था तो A 100% था और B 0 था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10% B हुआ और 90% A हुआ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ए कंपोनेंट में कमी होती जाती है और बी कंपोनेंट में इजाफा होता जाता है, और एक्सट्रीम राइट पे जाते हैं तो इस पॉइंट पे बी हमारे पास 100% होता है और ए 0 होता है। तो यहाँ पे इसको हम पी नॉट बी कह सकते हैं, और यहाँ पे बी 0 है और ए मैक्सिमम है तो इसको पी नॉट ए हम कह सकते हैं। तो इस तरह एक ग्राफ बना है। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ से जो है हमें क्या क्या बातें समझ आएंगी। इस ग्राफ में जो काबिल गौर चीज है वो ये है कि जो कंपोनेंट बी का इजाफा होता जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ओरिजिनल प्रेशर पी ए में मुसलसल कमी होती जा रही है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट की तरफ बी कंपोनेंट के कंपोजिशन में इजाफा होता जा रहा है, और पार्शियल प्रेशर या ओरिजिनल प्रेशर ए का जो है वो मुसलसल गिरता जा रहा है, और आखिर में जाके ये एक्स एक्सिस को टच करता है, क्योंकि इस केस में हमारे पास ए कंपोनेंट 0 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर इस ग्राफ को यहाँ से देखें तो शुरू में बी
की जो कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन थी वो 0 थी यहाँ पे। फिर टाइम गुजरने के साथ उसमें क्या हो रहा है, मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पे हमने ये भी कहा है कि जो कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी तरह यहाँ पे बी का जो वेपर प्रेशर कम है, इस तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये किसी भी पॉइंट पे हम अगर कंसंट्रेशन मालूम करना चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं। अब ये लाइन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन पहले ये देख ले कि किसी भी इन पे जो है स्ट्रेट लाइन जो है ड्रा करने से ये उस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पे इनकी परसेंटेजेस को बता रहा है। मसलन ये देखें, यहाँ से H और J के दरमियान हमने एक स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर ड्रा किया तो ये टच कर रहा है 3, इसमें हमारे पास उस पॉइंट को टच कर रहा है जिसमें B कंसंट्रेशन हमारे पास 30% है और A कंसंट्रेशन 70% है। और ये क्या कहलाएगा, ये इनका करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है। इस वेपर पे इनकी ये परसेंटेज है। तो अब हम Hj को देखें। Hj पार्शियल प्रेशर ऑफ A है। अगर हम A के प्रेशर को देखना चाहे तो H और J के दरमियान ये क्या होगा, A कंपोनेंट का प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर। और अगर हम Pb को देखना चाहे तो I और J के दरमियान ये Pb है, ये इसका वेपर प्रेशर होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी जो वेपर प्रेशर की जो कमी का जो डिक्लाइनिंग ग्राफ है उसके ऊपर एक डिक्लाइनिंग है और एक राइजिंग है। इनके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करके किसी भी टाइम पे वेपर के प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम जो इनकी कंसंट्रेशन होती है या रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है वो हम मालूम कर सकते हैं। और राउट्स लॉ असल में एक क्राइटेरियन है। मसलन ये देखें, अगर हमारे सॉल्यूशंस जो है आइडियल है तो ये जो ग्राफ बना है पी ए और पी ए बी के पी नॉट बी के दरमियान ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये उस के लिए क्राइटेरियन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सोल्यूशन बना है दो कंपोनेंट, जो दो वोलेटाइल कंपोनेंट के मिलने से, वो हमारे पास क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। अगर ये जो है स्ट्रेट लाइन ना हो, ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव डिविएशन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन होगा तो हमारे पास वो सोल्यूशन जो है नॉन आइडियल कहलाएंगे। तो ये ग्राफ से हमने बहुत ज़्यादा आज चीज़ें समझने की कोशिश की कि किस तरह एक्स एक्सिस पे हमने जो है कंपोजिशन को जो है प्लाट किया, वाई एक्सिस पे फिर वेपर प्रेशर को जो है हमने प्लाट किया। टाइम गुजरने के साथ बी के प्रेशर वेपर प्रेशर में इजाफा देखने में आता है क्योंकि इसको मुसलसल हम बढ़ाते जाते हैं, और ए की के वेपर प्रेशर में मुसलसल कमी होती जाती है क्योंकि हम उसको कम करते जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। और उससे पहले कि हम कंक्लूड कर ले, ये देखते हैं कि राउट्स लॉ हमें क्या बताता है। ये जो स्ट्रेट लाइन आता है, ओनली दोज पेयर्स ऑफ लिक्विड गिव स्ट्रेट लाइंस व्हिच फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अब इस स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन आइडियल बना है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मजमू होगा। तो राउट्स लॉ डिटरमिन्स वेदर ए सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, यानी राउट्स लॉ हमें ये भी बताता है कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल।